हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉस्ट का रिवीजन का। मेरे पास एक्चुअली कुछ लोग का रिक्वेस्ट आया था कि हम लोग जो पुराना चैप्टर्स है वो काफी कुछ भूल जा रहे हैं, तो वो लोग मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप वो कुछ कुछ चैप्टर्स का समरी बनाकर रिवीजन वीडियो बना के डाल देंगे तो हम लोग के लिए रिवीजन काफी फास्ट हो जाएगा। तो फिर चलो उन्हीं का बात को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा पहला रिवीजन वीडियो है, वो है कॉस्ट शीट का। अब देखो जल्दी से रिवाइज करेंगे। कॉस्ट शीट के अंदर में दो फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट पुराने जमाने का, और एक हमारा नए जमाने का फॉर्मेट जो हम लोग का न्यू कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अब जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो कैसा दिखता था? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलने वाला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग को सीधा क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हमारा इसका एक और नाम है डायरेक्ट मटेरियल, और सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस। तीसरा क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ध्यान देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाएगा या इसका एक और नाम क्या बनेगा? चार्जेबल एक्सपेंस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस का एक और नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंस। ये तीनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक। प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। तो जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाना है ये तीन खर्चा सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, इसलिए तीनों को ऐड करके हम लोगों का नाम क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। चलो प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा तीन तरह का ओवरहेड। अब हमारा क्वेश्चन उठता है ओवरहेड का मतलब क्या? ये जो वर्ड ओवरहेड है, ये जो वर्ड ओवरहेड है जो यहां पर भी आया, एक फैक्ट्री ओवरहेड, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एक आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है ओवरहेड का मतलब होता क्या है? तो ओवरहेड का मतलब होता है सारा इनडायरेक्ट खर्चा। अब एक काम करते हैं, जो वर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वो क्या, एक बार थोड़ा इसको जाने। देखो आज जितना भी कॉस्ट होता है ना, वो सारी के सारी कॉस्ट को हम लोग तीन मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या क्या है वो तीन मेन कैटेगरी? एक हमारा मटेरियल कॉस्ट, एक हमारा लेबर का कॉस्ट, और इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस। एक रहेगा मटेरियल कॉस्ट, एक रहेगा लेबर का कॉस्ट, एक रहेगा एक्सपेंसेस। मटेरियल जो टेंजिबल पदार्थ है, लेबर वर्कर्स को हायर कर रहे हैं उनको जो पैसा देना पड़ेगा। अब मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी जो भी खर्चा है वो सब एक्सपेंसेस है। अब मटेरियल को भी ना हम लोग वापस दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं, एक रहेगा डायरेक्ट नेचर का, एक रहेगा इनडायरेक्ट नेचर का। और लेबर भी दो पार्ट में सेग्रीगेट हो सकता है, एक रहेगा डायरेक्ट नेचर का, एक रहेगा इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस को भी दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं, एक रहेगा डायरेक्ट नेचर का, एक रहेगा इनडायरेक्ट। ठीक। अब ध्यान देना, जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तीनों मिला के तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो गया था। सिमिलरली जो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा, इनडायरेक्ट लेबर रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। अब हमारा अगला क्वेश्चन उठता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो डायरेक्ट मतलब वो सारा खर्चा जो फिनिश गुड्स को डायरेक्टली बनाने में लगता है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई या एट्रीब्यूट या रिलेट कर पाए फिनिश गुड्स में, वो डायरेक्ट खर्चा है। हमारा एग्जांपल पहला क्लास में हम लोग लेते हैं सिगरेट बनाने का। तो देखो सिगरेट को बनाने के लिए तीन रॉ मटेरियल लगता है, एक टोबैको, एक पीछे फिल्टर रॉड, एक ऊपर सिगरेट पेपर। तो ये देखो तीनों डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पा रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। अब इसके अलावा बाकी जो भी मटेरियल रहेगा फैक्ट्री में, और तुम लोग बोलेगा क्या मटेरियल रहेगा? स्टेशनरी आइटम रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स रहेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, बहुत सारा खाने पीने का चीज रहेगा कैंटीन डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा एचआर जो डिपार्टमेंट है उसको भी कुछ चाहिएगा, मतलब उसके पास भी कुछ मटेरियल रहेगा। वो सारा मटेरियल देखो फिनिश गुड्स को डायरेक्टली बनाने में नहीं लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। नॉर्मल बात। सिमिलरली अगला हमारा लेबर का खर्चा। अब देखो एक फैक्ट्री में या एक कंपनी के अंदर में बहुत तरह के लेबर है। कुछ वैसे लेबर रहेंगे जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहा है। तो देखो जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली फिनिश गुड्स बना रहा है, वैसे वर्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर।
वो डायरेक्टली फिनिश गुड्स बनाया, डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स को बनाने में लगा। अब इसके अलावा बाकी बहुत एम्प्लॉयज रहेंगे, जैसे कि हेड ऑफिस के अंदर में बहुत एम्प्लॉयज रहेंगे, मार्केटिंग में बहुत सारे सेल्समैन रहेंगे, इसके अलावा जो भी तरीका के और कोई डिपार्टमेंट में रहे जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स ना बनाए पर इनडायरेक्टली असिस्ट तो करता है, या इनफैक्ट इनडायरेक्टली असिस्ट किया। मेन कंपनी का काम है प्रोडक्शन करना, तो ये जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका वर्कर डायरेक्ट, बाकी सब क्या है इनडायरेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। अब सिमिलरली एक्सपेंसेस, कुछ कुछ एक्सपेंस ऐसा रहेगा जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लगता है पर ना वो मटेरियल है ना लेबर, पर स्टिल वो खर्चा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे कुछ देर में। और बाकी सारा क्या रहेगा इनडायरेक्ट। तो देखो जैसे ही डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जोड़े प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़े ओवरहेड। तो जैसे ही शब्द आता है ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है सारा इनडायरेक्ट खर्चा। अब सोचो अगर वो इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगे तो उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोल देते हैं। अगर वो इनडायरेक्ट खर्चा हेड ऑफिस में लगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल देते हैं। अगर वो इनडायरेक्ट खर्चा मार्केटिंग में लगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग जब भी वर्ड ओवरहेड बोलेंगे इसका मतलब सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा। चलो एक काम करते हैं, वापस कॉस्ट शीट की तरफ ऊपर चले। तो देखो हमारा प्राइम कॉस्ट तक हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग पहला ओवरहेड को ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और। आइदर हम लोग वर्ड यूज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, या हम लोग बोलेंगे वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कारण क्या, फैक्ट्री के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करना। रियल में वो कहां पे होता है, इसीलिए इसका नाम फैक्ट्री वर्क्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके बाद हम लोग को लेस करता है सेल ऑफ स्क्रैप। अब यहां पर एक सुपर इंपॉर्टेंट बात सुनना, वर्ड है सेल ऑफ स्क्रैप। क्वेश्चन उठता है पहला बात, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना क्यों है। देखो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने का कारण क्या रहा, जब एक फैक्ट्री के अंदर में प्रोडक्शन होता है तो एक नेचुरल बात है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप प्रोडक्शन करने के दौरान कुछ ना कुछ कचरा जनरेट करेगा। अभी जो कचरा जो जनरेट कर रहा है इसको इकट्ठा तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है कचरा को हम लोग बाजार में बेच देंगे, और जब बेचेंगे तो कचरे के भाव में बेचेंगे, कुछ पैसा मिलेगा। यानी इन शॉर्ट फैक्ट्री में खर्चा लगा मटेरियल का, अगला खर्चा लगा वेजेस का, अगला खर्चा लगा डायरेक्ट एक्सपेंस, अगला खर्चा लगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखो ये सारा खर्चा लगा, पर इसी दौरान कचरा जनरेट हुआ जिसको बेच के पैसा मिलेगा जो मेरे कॉस्ट को कम कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। एक बात सुनो, अच्छे से सुनो, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे इधर। अगर ये स्क्रैप जनरेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान, तुम बोलेगा वैसे तो कचरा बनता है, वैसे तो कचरा जनरेट होता है, नहीं। कभी अगर बाई चांस बोल दे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छे से सुनना, अगर सेल ऑफ स्क्रैप, खाली सेल ऑफ स्क्रैप बोले यहां पे गया, अगर सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बोले तो भी यहां पर गया, पर अगर बाई चांस बोल दे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान नहीं, जब रॉ मटेरियल आया उस समय ढंग से इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा, या मिस हैंडलिंग के दौरान, स्टोर डिपार्टमेंट में मिस हैंडलिंग के दौरान कुछ कचरा हो गया, तो वैसा कचरा यहां पर नहीं आएगा। तो तुम लोग बोलेगा वो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल कहां माइनस होगा, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे वहां पे। यानी उस समय ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। ये बात एकदम ध्यान देना, सेल ऑफ स्क्रैप खाली बोले इधर, सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बोले तो भी इधर, प्रोडक्शन करने के दौरान हुआ ना तभी तो मटेरियल वेजेस एक्सपेंस सब लगा तो कचरा बना। अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल बोल दे तो कहां माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तुम लोगों ने क्या इतना टेक्निकल चीज के साथ भी कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है, एकदम पूछता है। हम कुछ सैंपल रखे हैं क्वेश्चन में, जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आया हुआ है बताते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था जहां पे क्या बोला था, अमाउंट रियलाइज्ड
बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग है तो वो इधर आ रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछा था एक अगले टर्म में, वो था मई 2018 का। ये क्वेश्चन है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला है। जूम करके दिखा देते हैं, जो खोल के दिखेगा। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। तब इस सिचुएशन में सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल है तो ध्यान देना, वो इधर नहीं, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम जब निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। तुम लोगों ने माइनस क्यों की है? देखो भैया, जब परचेज किया तो सब जुड़ा हुआ है, तो जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसी में से तो कुछ कचरा बन के निकल गया, तो इसीलिए माइनस भी कहां से होगा? उधर से। डन। तो हम लोग कॉस्ट शीट में पहुंचे, प्राइम कॉस्ट ऐड किए, फैक्ट्री ओवरहेड लेस किए सेल ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। आइदर वर्ड यूज करेगा डब्ल्यूआईपी या वर्ड यूज करेगा सेमी फिनिश गुड्स, दोनों की है। अब ये ऐड और लेस क्यों होता है ना, इसको भी हम लोग जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस खाली एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूरा हो जाए, फिर हम बताते हैं ऐसा एडजस्टमेंट क्यों हुआ। अब उसके बाद आएगा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट लेवल पैकिंग मटेरियल है। एक होता है सेकेंडरी, जो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है। प्राइमरी जो गुड्स के क्वालिटी को इंटैक्ट रखने में काम आता है। सिगरेट का पहला पैक प्राइमरी, बड़ा कार्टन सेकेंडरी। टूथपेस्ट जिस पैक में पैक किया गया प्राइमरी, बड़े कार्टन में डाल के रिटेलर्स को दिया गया सेकेंडरी। यहां पर आएगा प्राइमरी पैकिंग। तो देखो, जैसे ही हम लोग लिखे, हमारा फैक्ट्री में सारा काम हो गया। इस कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? फैक्ट्री ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक, फैक्ट्री का काम हो गया। अगला काम आता है हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस में सारा ही इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। डायरेक्ट कॉस्ट तो देखो गुड्स बनाने में लगता है, हेड ऑफिस में तो गुड्स बनता नहीं है, इसीलिए यहां पे पूरा का पूरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिलाकर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बात सुनो, पता है जब हम लोग फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट में एक ऑफिस ओवरहेड को जोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, तो लॉजिकली हम लोग एक चीज गलत करते हैं। देखो, वर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट क्या लग रहा है, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट क्या लग रहा है। और एक बात को ध्यान देना, हमारा प्रोडक्शन सारा फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री के अंदर में जो कॉस्ट लग रहा है वही प्रोडक्शन करने का कॉस्ट है। तो आइडियलिस्टिकली फैक्ट्री कॉस्ट तो प्रोडक्शन करने के लिए लगा, पर जो हेड ऑफिस का खर्चा है ना, वो देखो प्रोडक्शन करने के लिए नहीं लगता। तो जब फैक्ट्री के कॉस्ट में हेड ऑफिस के खर्चा को जोड़ के बोलते हैं प्रोडक्शन करने का कॉस्ट, तो ये बात इलॉजिकल की है। तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में प्रॉब्लम था, जिसको रिवाइज कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ठीक कर दिया गया। पर एनीवेज, यहां पे लिखा है ऐड करना है माने करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अब जब प्रोडक्शन हो गया तो फिनिश गुड बन गया। इसके बाद हम लोग को बस दो एडजस्टमेंट करना है, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी, मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो गुड्स बेचने वाले हैं उसमें लगेगा आखिरी ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड, मिला के कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट क्या आएगा? सेल। अब कुछ लोग के माइंड में डाउट आएगा कि देखिए बाकी तो क्लियर है, बस खाली ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल एडजस्टमेंट हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग एफजी हुआ, तो ये एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है, ये हम लोग को बताइए। देखो, इसका कारण क्या है? कहां पर है स्पेस? थोड़ा स्पेस है, यस। देखो सुनो, मान लो ये हमारा फैक्ट्री है, ठीक। फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे। मान लो हमारे पहला डिपार्टमेंट का नाम है स्टोर डिपार्टमेंट, अगले वाले का है इंजीनियरिंग, अगले वाले का है फाइनेंस, अगले वाले का है ह्यूमन रिसोर्स, एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके अलावा एक और एंटिटी रहेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक। और एक और हम लोग का होता है क्या नाम है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस को एक बार इग्नोर करते हैं, उसका कोई काम नहीं है। देखो, जैसे कि नाम खुद बता रहे हैं, हमारा स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में सारा रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा। तो मान लो साल के बिगिनिंग में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, मान लो ओपनिंग में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 5000 यूनिट।
साल भर में और परचेज किए रॉ मटेरियल मान लो और आया है 1,00,000, 5,000 था, 1,00,000 और आया मिलाकर 1,05,000। अब ये साल भर क्या करेगा, स्टोर्स वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करता रहेगा। मान लो एक बड़ा सारा मशीन है जिसके अंदर में ये रॉ मटेरियल जाएगा। 5,000 था, 1,00,000 और आया 1,05,000, ये रॉ मटेरियल डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। पर मान लो देखा गया साल के एंड में इसके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000 पड़ा रह गया। 5 + 1,00,000, 1,05,000, 15,000 पड़ा रह गया। जिन पता है फाइनली इन्होंने कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया है, 90,000। 5,000 + 1,00,000 - 15,000 कितना बनेगा, 90,000। अब जितना रॉ मटेरियल देगा उतना ही तो बनाएगा, और जितना बनाएगा उतना ही तो बेचेगा, और अल्टीमेटली कॉस्ट शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल निकालना। यही कारण है कि हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं भाई रॉ मटेरियल पहुंचा कितना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल का लॉजिक समझ में आया। अब जब 90,000 पहुंचा इस मशीन में, तो ऐसा नहीं 90,000 पहुंचा तुरंत बन के रेडी। साल भर प्रोडक्शन होते रहता है, साल भर प्रोडक्शन होते रहता है, रॉ मटेरियल आते रहता है। प्रोडक्शन होगा रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन होगा रॉ मटेरियल आएगा। मान लो साल के अंत में देखा गया ना, इस 90,000 में मान लो ये मशीन के अंदर में कुछ स्टॉक पड़ा रह गया। क्वेश्चन उठता है कितना स्टॉक पड़ा रह गया, मान लो 5,000। तो 90,000 में 5,000 पड़ा रह गया, साल खत्म। क्यों पड़ा रह गया, इस पे काम चल रहा है, खत्म नहीं हो पाया। ये पता है फाइनली खत्म होकर कितना निकला, 85,000। 90,000 में 5,000 पड़ा रह गया। तुम लोग बोलेगा 5,000 क्या है, क्लोजिंग WIP। इसीलिए क्लोजिंग WIP को लेस किया ताकि पता चले इस साल बना कितना है, 85। तुम लोग बोलेगा इस 5,000 का क्या होगा, ये अगले साल ओपनिंग बनकर कंप्लीट किया जाएगा। अगले साल ओपनिंग होकर ये पहले कंप्लीट होकर बिकेगा। इसीलिए देखो 90,000 में माइनस किए 5 तो ये बना, और अगले साल जब ये कंप्लीट किया जाएगा ऐड करेंगे ओपनिंग WIP। तो देखो इसीलिए हम लोग बीच में एडजस्टमेंट करते थे, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। ठीक, अभी 85,000 फिनिश गुड्स बनके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में पहुंचा। अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में कुछ स्टॉक साल की भी ओपनिंग में पड़ा हुआ होगा। ओपनिंग एफजीएस के पास मान लो पड़ा हुआ है 10,000। 85,000 और प्रोडक्शन होकर पहुंचा, कुल मिलाकर हुआ 95,000। अब ये साल भर बेचे जा रहा है, पर साल के एंड में देखा गया 15,000 इसके पास पड़ा रह गया। 10 शुरू में था, 85,000 और पहुंचा मिला के 95। 15,000 पड़ा रह गया, तो 95 में 15 पड़ा रह गया। मतलब पता है इसने सेल कितना किया, इसने सेल कितना किया, 80,000। और ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली सेल निकालना। तो देखिए 80,000 आया कैसे, 3 फ्लो से। पहला फ्लो रॉ मटेरियल कितना यहां पहुंचा, तो ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट किया। अब जो यहां पहुंचा उसमें फिनिश गुड्स कितना बना, जो क्लोजिंग WIP रह गया हटा, ओपनिंग वाले को ऐड कर। और जब फिनिश गुड जो बन के सेलिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा उसमें ऑलरेडी कितना था और कितना पहुंचा माइनस क्लोजिंग, मेरे को सीधा मिलेगा कितना सेल आया। तो ये रीजन है शुरू में रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट हुआ था। तुम लोग कहां पर हुआ था, जो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का पहला लाइन था इस जगह। अगला ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट किए, सबको एक और मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस जगह। और ओपनिंग क्लोजिंग FG का एडजस्टमेंट हुआ इस जगह। तो यही कारण है हम लोग इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये था हमारा कॉस्ट शीट का ट्रेडिशनल फॉर्मेट। अब एक काम करते हैं, अब जो हर एक लाइन है इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, देखो क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज नेट ऑफ परचेज रिटर्न, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां तक पता था। अगर बाई चांस कोई अबनॉर्मल लॉस हो जाए तो देखो भैया जितना अबनॉर्मल चीज है उसको हम लोग कभी भी अपने कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते, और अगर कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते तो कॉस्ट शीट से हटाना पड़ेगा। तो अगर बाई चांस कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है स्टॉक का, जैसे अर्थक्वेक या सुनामी, तो उसको हम लोग को यहां से लेस करना पड़ेगा। क्यों लेस करना पड़ेगा, जब परचेज किए तो देखो हर चीज जुड़ गया। अब जो परचेज किए उसमें कुछ तो यूज हो गया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, और
अगर कोई परचेज वाले का कुछ अबनॉर्मल लॉस हुआ तो परचेज में जुड़ा हुआ है ना, तो अगर परचेज में जुड़ा रह गया तो देखो भैया वो अबनॉर्मल लॉस भी कॉस्ट शीट का पार्ट हो जाएगा, इसीलिए हटाने के लिए क्या करेंगे, लेस अबनॉर्मल लॉस। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई लॉस हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक या फायर, अब कोई भी लॉस हो रहा है ड्यू टू अर्थक्वेक या फायर, तो देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में तो वो जुड़ा हुआ है और अल्टीमेटली उसका अबनॉर्मल लॉस हो गया, तो उसके वैल्यू को यहां से हटाना पड़ेगा, लेस करेंगे अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। और इसी में वो लेस भी करना था सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हम कुछ देर पहले डिस्कस किया था। ठीक, तुम लोग बताइए भैया ये क्या चीज है, बताते हैं। देखो, और जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं किससे करते हैं, सप्लायर से। अब सप्लायर वाला जब मेरे फैक्ट्री में भेजेगा तो भैया सप्लायर के गोडाउन से मेरे फैक्ट्री आने में बहुत खर्चा इनकर करना पड़ेगा, जैसे कि वहां पहले लोड किया जाएगा, हम अनलोड करेंगे, रास्ते में फ्रेट का खर्चा, रास्ते में कोई टोल टैक्स लग गया, इसके अलावा रास्ते का इंश्योरेंस देना पड़ेगा, तो ये सारा खर्चा भी लग रहा है हमारे मटेरियल को उसके गोडाउन से मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में। तो ये सारा खर्चा जो है उसको भी परचेज के साथ जोड़ेंगे। तो जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे उसमें फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट, इंश्योरेंस सब कुछ आएगा। तुम लोगों ने बताइए तो ये क्या लिखा हुआ है जो आप लिखे नॉन रिकवरेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, बताते हैं। देखो, जब हम लोग बाजार में जाकर कोई चीज परचेज करते हैं तो जब सप्लायर बिल बनाकर देता है उसके अंदर में ना वो थोड़ा टैक्स को ऐड करता है, जैसे कि जीएसटी। अब जो जीएसटी है वो आप लोग टैक्स में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में, कि काफी बार जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है और काफी बार नहीं मिलता। तो मान लो एग्जांपल के तौर पे गुड्स खरीदे 100 रुपए का, मान लो उसमें जीएसटी जोड़ा हुआ है 20 रुपया, टोटल हम पैसा दिए हैं 120, तो परचेज की वैल्यू में 100 आ गया, 100 रुपया। अब जीएसटी हम लोग परचेज का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो डिपेंड करता है इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं। अगर मान लो इसका रिफंड आने वाला है, गवर्नमेंट इसका क्रेडिट दे देगा, गवर्नमेंट से हम रिकवर कर लेंगे, तो ये आज खर्चा किए पर रिकवर हो जाएगा, तो नॉट बाई खर्चा। और अगर ये खर्चा नहीं है, रिकवर हो जाएगा, खर्चा नहीं है, तो कॉस्ट का पार्ट क्यों बनाए। पर वही अगर भाई साहब क्वेश्चन में बोला कि ये 20 रुपया गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, रिफंड नहीं मिल रहा, रिकवर नहीं हो रहा, तब तो देखिए खर्चा हो जाएगा। तो जो रिकवर नहीं होगा, जो नॉन रिकवरेबल है, वो मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा, इसलिए उसको हम लोग यहां पर ऐड कीजिए। ठीक, तो ये हम लोग पढ़े रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज, परचेज के साथ बहुत कुछ जुड़ रहा है, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, क्या नाम है, इसके अलावा कोई और नॉन रिकवरेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, लेस के क्लोजिंग स्टॉक, लेस अबनॉर्मल लॉस, लेस सेल ऑफ स्क्रैप और रॉ मटेरियल। ध्यान देना, बाई चांस कोई अगर नॉर्मल लॉस है तो इसका ना ऐड करना है ना लेस, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज में जुड़ा हुआ है, और नॉर्मल लॉस तो वैसे भी नॉर्मल है, वो तो एनीवेज कस्टमर से लेंगे, उसको उसमें पढ़ा देने दो। ठीक, तो पहला लाइन डिटेल में डिस्कस किया रॉ मटेरियल कंज्यूम, और सेकंड लाइन है डायरेक्ट वेजेस। और जैसे कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट वेजेस वैसे वर्कर का वेजेस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है। अब वैसे वर्कर को क्या मिलेगा, बहुत बहुत एलिमेंट मिलेगा, जो हम लोग लेबर चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक वेजेस मिलेगा, अगला डियरनेस अलाउंस मिलेगा, अलाउंसेस में बहुत कुछ है, डियरनेस अलाउंस या होस्ट रेट अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, इंसेंटिव या बोनस मिलेगा। अगर वर्कर का कोई ओवरटाइम पेमेंट हो रहा है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, वो आएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लेबर चैप्टर में। अगला एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड या अदर वेलफेयर फंड के लिए, वो आएगा। इसका मतलब क्या, जरा देखो, मान लो ये हमारे एक वर्कर, मान लो ये हमारा कंपनी, और ये मान लो हमारा गवर्नमेंट, क्या बनाए भगवान जाने, पर ठीक है। ठीक, देखो, अब जब एक कंपनी एक एम्प्लॉयर या वर्कर को हायर करता है, एम्प्लॉय और वर्कर को हायर करता है, तो देखो ये अपना हाथ एक्सटेंड किया, इसको कुछ रुपया दिया 100, इसमें बेसिक दिया, डियरनेस अलाउंस दिया, एचआरए दिया, इंसेंटिव दिया, बोनस दिया, ओवरटाइम दिया। पर हमारे इंडिया में लॉ है जिसके हिसाब से हमारी कंपनी को, गवर्नमेंट को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या चीज के लिए,
प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के लिए या कोई और वेलफेयर फंड के लिए। तो देखो भाई, हमारा ये गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी एम्प्लॉय के बिहाफ में गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है? मान लो 20। तो अगर बाई चांस हमारा कंपनी जानने का कोशिश करे भाई मेरा खर्चा क्या लग गया, तो देखो एक हाथ से ये 100 रुपया दिया, दूसरे हाथ से 20 रुपया दिया, तो 100 दिया 20 दिया, कुल मिलाकर 120 दिया। तो जब कंपनी अपना कॉस्ट शीट बनाएगा, कंपनी बना रहा है ना कॉस्ट शीट, उसके लिए खर्चा क्या लग रहा है? 120। कैसे आया? बेसिक अलाउंसेस, इंसेंटिव, ओवर टाइम वर्कर का। एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ के लिए? मिलाकर 100 + 20 120। डन। सेकेंड लाइन। और तीसरा लाइन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसका एक और नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंस। और इसमें काफी सारे एग्जांपल है जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। एक बार हम इसको हटा देते हैं। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस के अंदर में क्या रहेगा? वो सारा खर्चा जो मेरे प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली लगा है, पर वो ना मटेरियल ना लेबर है। तुम लोगों को ऐसा खर्चा क्या होता है? और काफी बार रॉयल्टी देना पड़ता है जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करे। तुम लोगों को एक एग्जांपल बताते हैं। और जैसे कि जब डोमिनोज वाला, जब जुबिलेंट फूड्स जो यहां पे इंडिया में डोमिनोज का लेके रखा है फ्रेंचाइजी, तो जब जैसे वो प्रोडक्शन करता है तो देखो किसी के ब्रांड नेम को यूज कर रहा है डोमिनोज। अगर डोमिनोज का नाम वो हटाए और अपना जुबिलेंट फूड्स का नाम रखे, तो हम श्योर यहां बैठा हुआ कोई भी एक जन वहां नहीं जाएगा, और नहीं अगर हम बाई चांस खुद खिलाएंगे तो भी आप लोग खाएंगे। बोले नहीं हम लोग तो डोमिनोज का रखे दो। तो देखो उस ब्रांड नेम का यूज करते हुए ये अपना सेल कर रहा है, तो उस ब्रांड नेम के वाले को रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो जितना प्रोडक्शन करेगा उतना रॉयल्टी देगा, ज्यादा प्रोडक्शन रॉयल्टी ज्यादा, कम प्रोडक्शन रॉयल्टी कम। तो देखो ये खर्चा प्रोडक्शन पे डिपेंड किया ना, सिर्फ ये खर्चा प्रोडक्शन पे डिपेंड किया, पर रॉयल्टी मटेरियल थोड़ी है, या लेबर का कॉस्ट थोड़ी है, ये अदर एक्सपेंस है। कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। अगला हमारा है हाई चार्जेस फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट। शब्द ध्यान देना, स्पेसिफिक इक्विपमेंट। यानी बाई चांस एक प्रोडक्शन करने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, तो उसको हायर पे लेने का, भाड़ा पे लेने का भी खर्चा लगता है। अब ये देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसके लिए लग रहा है। तो जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके अलावा और क्या होगा? कोई ड्राइंग या डिजाइन का कॉस्ट। जब एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बनाने के पहले एक लेआउट तैयार करना पड़ता है, और जब तक वो लेआउट तैयार नहीं होगा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो देखो ये लेआउट को बनाने का खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ड्राइंग एंड डिजाइन कॉस्ट। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, जैसे मोल्ड का कॉस्ट, मोल्ड, पैटर्न, डाइज। ठीक, मोल्ड, पैटर्न, डाइज ये सब का कॉस्ट हो गया। मोल्ड मतलब एक तरह का खांचा। अगर बाई चांस एक बोतल का शेप देना तो पहले खांचा बनाना पड़ता है, फिर उसके अंदर में प्लास्टिक पिघला के डालते हैं, कूलिंग चेंबर में डालते हैं, वो अपना बोतल बन के निकलता है। तो जब तक ये मोल्ड नहीं बनेगा तब तक वो शेप कैसे आएगा? तो इसीलिए मोल्ड, पैटर्न, डाइज डायरेक्टली वो खर्चा लग रहा है गुड्स को बनाने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा और एग्जांपल में आ सकता है, हम लोग के स्टडी मैट के अंदर में कुछ एग्जांपल रहता है। पावर एंड फ्यूल को भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना गया है। इसमें और दो डिबेट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा या फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहां चाहे हम लोग ले जा सकते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब 3 तरह के ओवरहेड जो थे बात करते हैं एक बार। तो देखना भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं रॉ मटेरियल को। अगला डायरेक्ट वेजेस, अगला डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, अगर खाली इनडायरेक्ट वो वर्ड यूज कर दे, ये ना बताए कहां पे लग रहा है, फैक्ट्री को मान लो। क्योंकि हेड ऑफिस होना हो, मार्केटिंग होना हो, फैक्ट्री होना जरूरी है। नेक्स्ट, और हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में और क्या आ सकता है? पावर एंड फ्यूल, जिसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट है कहां पे लाना है। इसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया। इसके अलावा मशीन रिलेटेड सारा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी देखो भैया फैक्ट्री में रहता है, तो मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का वैल्यू मत ले लेना। कॉस्ट शीट एक तरह का पीएल है, और पीएल में फिक्स एसेट का वैल्यू नहीं, खाली डेप्रिसिएशन आता है। जब मान लो उसका इंश्योरेंस हो गया, जब मान लो उसका रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, वो सब।
इसके अलावा और क्या आएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का सारा खर्चा, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट हो गया। इसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है उनका चार्जेस हो गया, सारा फैक्ट्री ओवरहेड, कूलेंट लुब्रिकेंट हो गया। हेड ऑफिस के अंदर में क्या आएगा, हेड ऑफिस में जो ऑफिस के स्टाफ है उनका सैलरी, जो ऑफिस इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर्स हेड ऑफिस में बैठते हैं उनका रेम्यूनरेशन। तो ये सारा खर्चा मेरा ऑफिस ओवरहेड में गया, ऑडिट फीस हो गया, ये सब कुछ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स को सेल या डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्चा लगे, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैन सैलरी, वेयरहाउस का चार्जेस, ध्यान देना, जो डिलीवरी व्हीकल है उसका डेप्रिसिएशन हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, ये सारा का सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा, मार्केटिंग प्रमोशन ये सब। सो आई थिंक हम लोग ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कॉस्ट शीट को डिटेल में डिस्कस किया। अब देखो ये हमारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था ट्रेडिशनल। अब 3-4 छोटा छोटा और पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। क्या है, पहला बात, कुछ कुछ आइटम को हम लोग कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करेंगे। कोई भी अबनॉर्मल लॉस आया हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। अधिक अबनॉर्मल लॉस भी दो तरीका का है। कोई अबनॉर्मल लॉस अगर बाय चांस अबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल रहा तो सिर्फ देखो रॉ मटेरियल परचेज में वो जुड़ा हुआ है और अगर मेरे को कॉस्ट से हटाना है तो माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि हम कुछ देर पहले पिछले पेज में बताया था कि जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाले तो ध्यान दो यहां पे अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक को माइनस किए क्योंकि परचेज में जुड़ा हुआ था। अब इसके अलावा बोलते कोई और तरह का अबनॉर्मल लॉस है जो किसी कॉस्ट में जुड़ा हुआ नहीं है, उसको इग्नोर कर। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले, मान लो हमारे फैक्ट्री में आग लग गया जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर में नुकसान हो गया है 10 करोड़ का। ये नहीं बोला रॉ मटेरियल का नुकसान, अगर नुकसान हो गया 10 करोड़ का तो उसको मत जोड़ देना, वो अबनॉर्मल लॉस है, किसी कॉस्ट में नहीं जोड़ा था, इग्नोर मत। पर अगर वही बोले रॉ मटेरियल स्टॉक में नुकसान हो गया 5 लाख का तो परचेज में जुड़ा हुआ है, लेस करना पड़ेगा। डन। और नेक्स्ट हमारा है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब बैड डेट होना देखो कोई कंपनी के लिए नॉर्मल फीचर नहीं है। कोई कंपनी खुश नहीं होगा चलो मेरे बैड डेट हो गया बड़ा मजा आया, तो लाइसेंस के बैड डेट या पीबीडीडी है उसको भी हम लोगों को कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करना है। इसके अलावा एनी एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन या कैश डिस्काउंट, ये खर्चा किसमें लगेगा, वो कंपनी में जिसके पास फाइनेंस का कमी है, उसको लोन लेकर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो भाई उसका नॉर्मल फीचर है ना, वो कस्टमर से कैसे लेगा। जब वो क्या करेगा, कस्टमर को बोलेगा भाई तुम जल्दी पैसा दे हम तेरे को कैश डिस्काउंट देंगे, ये उसका नॉर्मल फीचर है ना, वो कस्टमर से कैसे लेगा, इसीलिए उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि भैया इनकम टैक्स तो तब निकालेंगे जब प्रॉफिट आ जाए, और वैसे भी ये प्रॉफिट आने के बाद उसको अप्रोप्रिएट करना है। या तो कॉस्ट शीट में मेरे को गुड्स को बनाने और बनाकर बेचने तक का खर्चा लेना है, इसलिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा बात, कॉस्ट शीट हम लोग हमेशा प्रिपेयर करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि दो तरीका का बेसिस से अकाउंट बनता है, आइदर कैश या अक्रूवल। कॉस्ट शीट अगर आपको रियलाइज करें ये एक तरह का पीएल है, और अगर ये एक तरह का पीएल है तो देखो पीएल अक्रूवल बेसिस पे बनता है तो कॉस्ट शीट कौन सा छूता है, ये भी अक्रूवल बेसिस पे बनेगा। कैसे आएगा, जितना साल भर में पे हुआ वो आएगा, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, यानी साल के एंड में अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया उसको ऐड करेंगे। मान लो पे किए 100 रुपया, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया 20 रुपया, जो इस साल पे होना चाहिए था पर नहीं हो पाया, पर भाई है तो इस साल का, ऐड कर, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। जब अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रह गया तो भाई पिछले साल का खर्चा था उसमें आ गया, पर अगर वो इस साल पे हुआ तो देखो पेड में जुड़ा हुआ रह गया तो उसको मेरे को हटाना पड़ेगा, मान लो 10 रुपया हटा के। सिमिलरली हम लोग लेस करेंगे प्रीपेड जो साल के एंड में है, यानी अगर इस साल हम लोग पे कर दिए हैं, यानी हम लोग अगर इस साल पे कर दिए हैं अगले साल के लिए तो जितना अगले साल के लिए पे किए माइनस कर दे, अगले साल में जाएगा। और अगर पिछले साल पे हुआ है इस साल के लिए उसको ऐड करेंगे प्रीपेड एट बिगिनिंग, ये आपको ऑलरेडी पता था। एक टर्म होता है कन्वर्जन कॉस्ट, एक टर्म होता है कन्वर्जन कॉस्ट। क्वेश्चन होता है क्या है, अब देखो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब एक फैक्ट्री के अंदर में रॉ मटेरियल आएगा उससे वो फिनिश्ड गुड बनकर निकलेगा तो ये कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, वो सारे कॉस्ट हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है खर्चा क्या लगेगा। देखो ये मान लो हमारा फैक्ट्री
में मशीन। मशीन को चलाने के लिए चाहिए कुछ वर्कर्स, मशीन को चलाने के लिए चाहिए कुछ वर्कर्स। एक काम करते हैं, वर्कर्स को यहां पर खड़ा कर देते हैं। रॉ मटेरियल मशीन में पहुंचेगा, फिनिश गुड्स बनकर निकलेगा। अब देखो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए खाली 2 खर्चा लगा। तुम लोग बोलेगा क्या? पहला हमारा खर्चा लग रहा है ये वर्कर का, जिसके वेजेस को डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे। हमारा अगला खर्चा लग रहा है ये मशीन का, और जो ये मशीन का कॉस्ट है, हम कुछ दिन पहले बताया, मशीन रिलेटेड सारा कॉस्ट कहां पर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो एक आएगा डायरेक्ट वेजेस, देखो हम लोग जो यहां पर लिखे, एक आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस भी देखो, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए तो लगा ही डायरेक्टली, उसको भी हम लोग जरूर ऐड करेंगे। तो कन्वर्शन कॉस्ट में वेजेस, मटेरियल आ गया उसको मत लो, मटेरियल को कन्वर्ट करने का कॉस्ट है, मटेरियल के खुद का कॉस्ट थोड़ी लेना है। तो एक वेजेस, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक फैक्ट्री ओवरहेड। एक आखिरी बात, और काफी बार क्वेश्चन के अंदर में कॉमन या ज्वाइंट कॉस्ट दिया रहेगा। इसका मतलब टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, जो बोलेगा भाई 2 प्रोडक्ट में बांट। तो जब 2 प्रोडक्ट के बीच में बांटने बोलेगा, तो हम लोग को कैसे बांट रहा है वो बोलेगा। एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो 2 प्रोडक्ट है, एक है पेन, एक है पेंसिल। मान लो दोनों को बनाने में रॉ मटेरियल क्या लगता है, मान लो एग्जांपल रेशियो दिया हुआ है 2:1। पेन थोड़ा भारी है, उसमें 2 रॉ मटेरियल का कंपोनेंट डालना पड़ता है, पेंसिल थोड़ा हल्का है, खाली एक का डालना पड़ता है, एक को बनाने के लिए। और मान लो मटेरियल कॉस्ट देके रखे 50,000, कुल मिलाकर लगा 50,000। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि 50,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा रॉ मटेरियल हर एक यूनिट के लिए 2:1 का रेशियो है, तो जरूरी तो नहीं है साल भर में सेम नंबर ऑफ यूनिट बनाओ। तो रॉ मटेरियल पर यूनिट 2:1 है, तो हम लोग को जानने का कोशिश करना चाहिए कितना यूनिट बनाए हैं साल भर में। मान लो इसका बनाए हैं 1000 यूनिट, इसका बनाए हैं 500 यूनिट, या इसका बनाए हैं 800 यूनिट। तो देखो भैया, एक को बनाने में यहां 2 लगता है, तो 1000 के लिए 2000 लगेगा। एक को बनाने में 1 लगता है, तो 800 के लिए 800 × 1 लगेगा। तो रेशियो क्या बनता है? 2000:800। 2000:800 रेशियो क्या बनेगा? ये 4 का हो गया 5:2। तो जो मेरा मटेरियल कॉस्ट है ना, उसको 5:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो देखो यही लिखा हुआ है, कोई जॉइंट कॉस्ट रहे उसको अपोर्शन करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में। रेशियो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, ये रहा, इनटू रेशियो यूसेज पर यूनिट। रेशियो यूसेज पर यूनिट क्या है? वेरी इजी। 2 बात और है, देखो हम लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जाने, पर आजकल सीए के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा रिवाइज कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे आ रहा है। तो हमको रिवाइज कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फॉलो करना है, अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तब। क्या है फॉर्मेट? ऑलमोस्ट सेम है, कुछ छोटा छोटा डिफरेंसेस है। पहला, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट एग्जैक्ट सेम, जैसा था वही है। पहला ओवरहेड था फैक्ट्री या वर्क्स या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एग्जैक्ट सेम। वहां ले सेल ऑफ स्क्रैप करते थे, पर रुक जाओ, यहां पर ऐड करने के बाद एक चीज मिलेगा जिसका नाम है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। हम एक काम करते हैं, जिसमें जो अलग है नाम, खाली उसी को हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को नजर में आए। ये क्या मिला? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। ठीक, सेल ऑफ स्क्रैप वहां पे किया, उसको हटा। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट था, यहां पर भी होगा। ग्रॉस के बाद एडजस्टमेंट किए, मेरे को क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। डन। इसके बाद अब हम लोग को ध्यान देना है ये वाले सेगमेंट में। इसमें बहुत कुछ नया लाइन आइटम आया है। पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, देखो आज के जमाने में क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट। अगर क्वालिटी है, प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकेगा। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी को बहुत बार खर्चा करना पड़ता है। टेस्टिंग के लिए खर्चा हो गया, फिनिश गुड बन गया, उसके बाद उसको चेक करो, उसके लिए खर्चा। कुछ आदमी लोग रहेंगे जो टेस्ट करेंगे, उसके लिए खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नेक्स्ट अगला आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग R&D कॉस्ट बोलते हैं। तीसरा, ध्यान हम लोग पिछले कॉस्ट शीट में डिस्कस किए थे, ऑफिस ओवरहेड का आना हम बोला इलॉजिकल है। तो देखो भैया, हेड ऑफिस के अंदर में अलग से काम कुछ नहीं होता। हेड ऑफिस के अंदर में अल्टीमेटली 2 ही डिसीजन लिया जाता है, कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड, कुछ मार्केटिंग रिलेटेड। तो जो हेड ऑफिस का खर्चा है उसको 2 पार्ट में बांट देंगे। कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है, वो तो ऊपर आ गया, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन।
और कुछ मार्केटिंग रिलेटेड खर्चा लगा है उसको हम लोग सीधा, या जनरल, आइदर मार्केटिंग बोलेगा या जनरल बोलेगा, हम लोग सीधा कहां लेकर जाएंगे, नीचे में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल या मार्केटिंग बोल के। तो जो ऑफिस ओवरहेड वहां पे एक था उसको दो पार्ट में तोड़े, प्रोडक्शन या मार्केटिंग रिलेटेड। अब घबराने का नहीं, बाकी जो बचा था सब आ जाएगा। ध्यान होगा उस समय लेस सेल ऑफ स्क्रैप था, या बाय प्रोडक्ट या रिकवरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग लेस होगा। प्राइमरी पैकिंग आया था वो आया, अब आगे सबसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग सीओजीएस, सेलिंग ओवरहेड के साथ जोड़े कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट सेल। तो अगर एक बार व्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट को दोहराए, एक बार प्लीज सबका चेहरा ऊपर, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं सबका चेहरा ऊपर, सब मेरे को देखो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट, पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड मिलाकर क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नॉर्मल फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद नया नया खर्चा आ गया, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफिस ओवरहेड का प्रोडक्शन ऊपर, मार्केटिंग नीचे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, मेरे को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी का एडजस्टमेंट के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड मार्केटिंग नेचर या जनरल नेचर का आया, कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट क्या आएगा, सेल। डन। अब एक छोटा सा बात, आखिरी चीज ऐसा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आइदर सीधा फॉर्मेट बेस्ड आया तो फैंटास्टिक, पर कभी कभी एग्जाम के अंदर में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू नहीं देता, और अगर बाई चांस क्लोजिंग एफजी का वैल्यू नहीं देता तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से, उसके साथ कॉस्ट शीट का पूरा रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव वे में खत्म होता है। सुनो एक बात, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। अब क्लोजिंग एफजी को कैलकुलेट करने का दो सिचुएशन हो सकता है। पहला, एक सिचुएशन ये रहेगा जब ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता। ये कब रहेगा, जब इधर ये कंपनी का पहला साल है, या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कोई एक सेकेंड या सब्सिक्वेंट ईयर आया, इस तरीका से है कि पिछले साल जो बनाए सब बेच दिए। बड़ा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन है, पर है। तब इस सिचुएशन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो हम लोग कॉस्ट शीट बनाते बनाते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या लगा, एक बार दिखाते हैं कॉस्ट शीट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ये, हम लोग पहुंच गए, मान लो आया हुआ है 25 लाख, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ है 25 लाख। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मान लो 25 लाख। साल भर में जो प्रोडक्शन किया उसको बनाने का कॉस्ट लगा 25 लाख, और मान लो साल भर में कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, जो साल भर में प्रोडक्शन किए, जो यूनिट्स बनाए मान लो वो कितना था 12,500, ठीक। साल भर में 12,500 यूनिट बनाए, जिसमें आगे बोला है इसमें हम लोग सेल कर दिए 10,000 यूनिट को, यानी ऑब्वियस सा बात है बाकी मेरा रह गया क्लोजिंग स्टॉक, जो कितना रह गया होगा 2500 यूनिट। तो मेरे को निकालना क्या है इस सिचुएशन में, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। बड़ा आसान है, ओपनिंग स्टॉक में ये झमेला ही नहीं। तो भैया साल भर में 25 लाख रुपए का खर्चा लगा, इतने यूनिट को बनाने का, मेरे को चाहिए 2500 का वैल्यू क्या होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड कैसे बनेगा, हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या आ जाएगा, $25 लाख लगा था 12,500 यूनिट को बनाने का, तो पर यूनिट मेरे को मिलेगा, तो 2500 यूनिट के लिए वैल्यू क्या, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 5 लाख। डन। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पहला सिंपल सिचुएशन, जब ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट ना करे हम लोग आराम से निकाल लेंगे। आखिरी बात हमारे कॉस्ट शीट का, अब मान लो ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करे, जो मैक्सिमम केस में करेगा, तब इस सिचुएशन में हम लोग को सोचना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड लगाना होगा, आइदर फीफो या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। ये कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बनाकर, फिर आप लोग पूरा क्लियर कट समझेंगे। चलो देखिए जरा, अब मान लो और जो हमारा कॉस्ट शीट था,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 25 लाख। मान लो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू था 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक एफजी का वैल्यू निकालना है। ठीक, चलिए काम करें। अब देखें ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लो सबसे पहले कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 लाख। ठीक, अगला मान लो इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, मान लो 1000 यूनिट था, कितना लगा है 4 लाख। ठीक, अब आगे मान लो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी है 1200 यूनिट्स, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और लास्ट में सेल मान लो दिया हुआ है, हम लोग किए हैं साल भर में सेल। मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, एक बार मुझे फ्रेम करने दो। मान लो 12,300 यूनिट्स। ठीक, ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब मेरे को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना, जब भी कभी ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करेगा, जब भी कभी ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करेगा, जब भी कभी ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करेगा, हम लोग को यह जानना है कि जो हम लोग साल भर में बेचे हैं वो ओपनिंग वाला पहले बेचे, या जो करेंट ईयर में बनाए वो बेचे, या दोनों को मिक्स करके बेचे, किस तरह से बेचे। तो देखो, पहला काम हम लोग को 2 स्टेप में काम करना है। पहला काम भाई मेरे को यह निकालना है साल भर में प्रोडक्शन क्या हुआ। पहला मेरे को यह निकालना है साल भर में प्रोडक्शन क्या हुआ। स्टेप 1, साल भर में प्रोडक्शन क्या हुआ, कैसे मिलेगा। ओपनिंग एफजी कितना ऑलरेडी था, साल भर में प्रोडक्शन क्या हुआ वो और जुड़ जाएगा। इसमें कुछ तो बेच दिए, माइनस किए सेल, बाकी मेरा पड़ा रह गया क्लोजिंग एफजी। तो देखो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये इक्वेशन एकदम सही बैठता है। ओपनिंग एफजी क्या था 1000 यूनिट, प्रोडक्शन क्या किए मेरे को निकालना है, सेल कितना किए 12,300 यूनिट, क्लोजिंग एफजी कितना है, क्लोजिंग एफजी कितना है 1200 यूनिट। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको आराम से मिल जाएगा प्रोडक्शन कितना हो रहा है 12,500 यूनिट्स। प्रोडक्शन कितना हो रहा है 12,500 यूनिट्स। अब देखो साल भर में प्रोडक्शन हुआ है 12,500, सॉरी, साल भर में प्रोडक्शन हुआ 12,500 यूनिट, और ऐसे प्रोडक्शन को करने का कॉस्ट लगा है 25 लाख। साल भर में प्रोडक्शन हुआ 12,500, इसको बनाने का लगा 25 लाख, और मान लो ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट था जिसका वैल्यू है 4 लाख। तो एक काम करते हैं, देखो 2 तरह का स्टॉक हो गया। क्या है 2 तरह का स्टॉक। एक क्वांटिटी वैल्यू रेट लिखते हैं, एक हमारा ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट था जिसका वैल्यू है 4 लाख। तो हमारा इसका रेट कितना चल रहा है 40 रुपया पर यूनिट, सॉरी 400 रुपया पर यूनिट। ठीक, साल भर में प्रोडक्शन किए 12,500 यूनिट, जस्ट निकाले, वैल्यू कितना था 25 लाख। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 25 लाख डिवाइडेड बाय 12,500 यूनिट, ये देखना रेट आएगा ₹200 पर यूनिट। सही है यहां तक। ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, 2 तरह का चीज था। शुरू में कुछ पड़ा हुआ था प्रोडक्शन। अब देखो ये सारा वैल्यूज हमारा क्वेश्चन में दिया था, रेट निकालिए डिवाइड करके। आप प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकाले, जस्ट इस तरीका से निकाले, और ये जो वैल्यू था ये क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपीयरिंग इन कॉस्ट शीट, कैलकुलेटेड इन कॉस्ट शीट। डन। अब हम लोग को निकालना है हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या। हमारा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में 1200,
बेचे कितने थे 12,300 यूनिट। चलो ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ मेथड लगाने बोलेगा। अब अगर बाई चांस हम लोग लगाते हैं फीफो, अगर बाई चांस हम लोग लगाते हैं फीफो, फीफो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब जो फिनिश गुड्स पहले था पहले वो बेचे, जो पहले था वो पहले बेचे, तो वो 12,300 यूनिट बेचे थे। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 12,300 यूनिट बेचे थे, पहले कौन सा बिक गया होगा? 1000, क्योंकि पहले ये पड़ा था। सोचो एक ओपनिंग एक करंट ईयर का प्रोडक्शन, तो पहले तो ओपनिंग वाला था ना, और फीफो मैंने क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाला पहले आउट होगा, तो पहले 1000 बेच दिए। तो 12,300 में से 1000 ये गया, तो बाकी 11,300 इधर से निकलेगा, और 12,500 में 11,300 गया, तो क्या बचेगा? 1200 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक था। ये लॉट का बचा, किस रेट पे वैल्यू करेंगे? इस रेट पे। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या बन जाएगा? 1200 इंटू 200, जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा। ठीक, ये एक तरीका था। या दूसरा तरीका अपने आप समझ, इनफैक्ट ये तरीका बेटर है, दूसरा तरीका बाद में बताएंगे। अगर वही बाई चांस अगर लीफो लगाने बोलता तो हम लोग कैसे लगाते? देखो नाम है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट वाला आउट होगा। लास्ट वाला आउट होगा, कैसे होगा? 12,300 यूनिट गया, तो देखो 12,500 बनाए थे। अगर बेचे 12,300, तो 12,300 तो पूरा यहीं से निकल गया, तो इनफैक्ट इसमें भी 200 पड़ा रह गया, और ये 1000 यूनिट भी पड़ा रह गया। तो देखो 1200 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें 1000 ये वाला है, 200 ये वाला है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आएगा? 1000 यूनिट एट द रेट 400 प्लस 200 यूनिट एट द रेट 200। एक सेकेंड, क्या हो गया ये? हाँ, 200 यूनिट एट द रेट 200। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा 1000 इंटू 400, 4 लाख, 200 इंटू 200, 40,000, 4,40,000। ठीक। अगर बाई चांस को यहां पे सिंपल एवरेज लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। कैसे? सिंपल एवरेज में हम लोग रेट का सिंपल एवरेज लेते हैं। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक तो भैया 1200 यूनिट था, ये मेरे को पता है, और सिंपल एवरेज में हम लोग क्या लेंगे? देखो दो तरह का स्टॉक था, एक 400 और 200 के रेट का, इसका सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। 400 और 200 का सिंपल एवरेज क्या होगा? 400 प्लस 200 बाय 2, 300 आया, तो 1200 इंटू 300 कितना बन जाएगा? 3,60,000 सिंपल एवरेज। लास्ट में अगर बाई चांस वेटेड एवरेज निकालने बोले तो हम लोग वेटेड एवरेज का सबसे पहले रेट निकालेंगे। वो रेट कैसे आएगा? समेशन ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी। यानी जो दो तरह का स्टॉक था दोनों के वैल्यू को जोड़ दे, जो दो तरह का स्टॉक था दोनों के क्वांटिटी को जोड़ दे, मेरे को सीधा क्या मिलेगा? रेट। तो देखो दो तरह का वैल्यू 4,25,00,000, दो तरह का स्टॉक 1000, 12,500। चार लाख प्लस 25,00,000, और यहां पे 1000 प्लस 12,500। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आएगा 29 लाख डिवाइडेड बाय 13,500, ये बनेगा 214.8148 पर यूनिट। और तुम बोलेगा भैया बताइए आप इतना लंबा डेसिमल क्यों लिए? इसका लेने का कारण हमारा राउंडिंग ऑफ एरर एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1230 यूनिट है, 1230 यूनिट। तो सिंस यहां 4 डिजिट है तो बेटर है डेसिमल के बाद भी 4 लो, और अगर और एग्जैक्ट पाना है तो 5 लेना चाहिए। तो 1230 यूनिट था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 1200 यूनिट था, इंटू 214.8148, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 1200 इंटू 214.8148, ये वैल्यू बनेगा 25। ये यानी पूरे कॉस्ट में बस एक छोटा सा टेक्निकल जो बात था वो हमारा बस खाली लास्ट वाला था। तो अगर बाई चांस कभी ओपनिंग एफजी ना दे, सॉरी ओपनिंग एफजी रहे और क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला स्टेप में ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल का इक्वेशन से प्रोडक्शन निकाले। फिर दो तरह का स्टॉक बना, दिखा देते हैं वापस से।
फिर देखो दो तरह का स्टॉक बना, एक हमारा ओपनिंग स्टॉक, एक हमारा प्रोडक्शन। क्वांटिटी वैल्यू रेट पता है, इसका क्वांटिटी जस्ट निकाले, इसका वैल्यू कॉस्ट शीट से आया, रेट मिला। फीफो लगाना है मतलब पहले वाला गया, दूसरा बच गया। लिफो लगाना मतलब लास्ट वाला गया, पहला बच गया। सिंपल एवरेज में दोनों रेट का सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज में समेशन ऑफ वैल्यू बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी। डन। तो यहां तक हम लोग पढ़े जिसमें हम लोग पूरे कॉस्ट शीट के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लिए। चलो डन।